नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ रहे हैं। तो ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हम भरेंगे और साथ में इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम समझ भी लेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 8 अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज इसका 9वां अध्याय परिमाप और क्षेत्रफल ये हम समझेंगे और ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो देखिए, यह है हमारा अध्याय 9, क्योंकि जो पिछले अध्याय हैं वो हमने सभी समझ लिए थे। आज हम इसका अध्ययन परिमाप और क्षेत्रफल, क्या होता है परिमाप और क्या होता है क्षेत्रफल। परिमाप से मतलब होता है परि, यानी होता है जो परि यानी उसकी चारों तरफ की माप, उसको परि। और माप यानी मापना, माने परि माने चारों तरफ से पूरा घेरा, जिसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति हो, उस आकृति का पूरा घेरा, ये सभी जितनी जितनी लंबाइयाँ दी हैं इन सबको हम जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाती है, हमारी परिमाप कहलाती है। इसको हम परिमाप, सभी भुजाओं की माप परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो ये देखिए परिमाप हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो भी आकृति जैसी भी हो, यहाँ देखिए कई प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों की परिमाप निकालने के लिए इनको हम चारों तरफ से क्या करेंगे, इनका जितना घेरा है इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा परिमाप कहलाएगा। आगे देखिए, हमें दूसरा निकालना था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आकृति हो, उस आकृति का पूरा क्षेत्र जो होता है वह वर्ग में निकाला जाता है। कहे में निकाला जाएगा, वर्ग में, वर्ग इकाई। तो उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए वर्ग इकाई कैसे पता करते हैं, तो एक एक वर्ग इकाई के खंड बना लेते हैं, या एक एक सेंटीमीटर के, या एक एक मीटर के, या एक एक मिलीमीटर के, माने जो भी हमारी इकाई रहेगी उस इकाई को समान में बांट देना, वो वर्ग है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती। चलिए यहाँ देखिए, ये वर्ग बने हुए हैं, ये वर्ग बने ना, छोटे 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 एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बना दिए ये। तो अब हम इसमें जो भी आकृति रखेंगे, उस आकृति में जितने ये खंड आ जाएंगे वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। इन सभी की हम गिनती कर लेते हैं, कितने हैं ये हम यहाँ से गिन लेंगे। तो 5 ऐसे में हो जाते हैं और 5 25 हो जाते हैं। तो इस ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई कहलाएगा। या सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर में दिया तो मीटर में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, कितने वर्ग हैं। मान लीजिए यहाँ पे 25 वर्ग हैं, तो 25 वर्ग इकाई, तो इकाई, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखना, या मीटर दिया तो मीटर लिखना। बस इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल निकालना। चलिए आगे देखेंगे। अब हम इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को यहाँ और समझेंगे। आकृतियों को यहाँ देखिए, ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों में ये आकृति दी, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, ये आकृति दी गई थी, यहाँ से इसको ऐसा त्रिभुज बना करके ये रंग दिया गया है। तो इसमें इनके जितने खंड होते हैं, इन खंडों को हम गिनती कर लेते हैं। जो खंड आधे से अधिक होते हैं उनको पूरा गिनती करना है, और जो आधे से कम होते हैं उनको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इन आकृतियों का क्षेत्रफल लगभग ज्ञात हो जाता है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल भी दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, और यहाँ देखें तो हमें एक आयत प्राप्त, जैसे आयत हमने देखा तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये सूत्र आपको याद रखना। क्या रखना, इसको याद कर लेना, रट लेना है कि यदि हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। और यदि इसी के समान एक समांतर चतुर्भुज रहता है, ऐसा, ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें यह आधार तो रहेगा, ये ऊंचाई आ जाती है। तो जहाँ पे चौड़ाई रहती है, चौड़ाई की जगह ऊंचाई आ जाती है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आयत ही जैसा होता है, आधार गुणित ऊंचाई होगा इसमें, और उसमें हम लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं। बस इतना अंतर है। तो ये दो हमारे सूत्र हो जाते हैं। दोनों सूत्रों को याद करके रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इन सभी को हमें हल करते हुए हमें इनके उत्तर निकालना पड़ते हैं, तभी हम सही निशान या सही उत्तर लिख पाएंगे। किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं, किसी आकृति का जो घेरा उसको परिमाप कहते हैं ना, अभी पढ़ा हमने। तो यह परिमाप कहलाएगी। दिए गए आयत का परिमाप बताइए, तो इसका P, इधर Q, तो इधर भी P होगा, इधर भी क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ 2P हो जाएंगे और 2Q हो जाएंगे। तो 2P और 2Q किस में दिया, C में दिया। ये Q है, 9 नहीं है, ये Q बना लीजिए। 2P धन 2Q, ये C वाला इसका सही है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा। तीसरे प्रश्न को यहाँ समझिएगा। इसका तीसरा नंबर में दिया कि पाई का मान बताइए। तो याद रख लीजिए पाई का मान 22/7 होता है। ये हमें दिया गया है बी वाले ऑप्शन में 22/7। ये याद रखना है। और ये जो चिन्ह बना हुआ है इसका नाम क्या है? पाई। क्या बोलते हैं? पाई। ठीक, ये चिन्ह बनाना है। ऐसे दो डंडा खींच लेते हैं, ऊपर ऐसा लगा देते हैं। ये पाई का चिन्ह है। सीधा सीधा बनाना आपको, ठीक है। ऐसे आप इस प्रकार से दो लाइनें खींचेंगे बराबर, और ऊपर ऐसा थोड़ा सा ये मुड़े निकालते हुए डंडे, और इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पाई। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 15 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर का वर्ग होता है। तो देखिए पाई आर वर्ग, आर दी गई है 15 सेंटीमीटर, और पाई का मान हमने अभी देखा है कितना होता है पाई का। तो पाई में दिया गया तो पाई में लिख दीजिए। यहाँ पर भी दिया गया है तो हम यहाँ पर पाई और गुणित आर का मान दिया 15, तो 15 गुणित 15 आ जाएगा। 15 15 225, 225 पाई साथ में रहेगा तो पाई लिख दीजिए। क्योंकि 225 पाई ही इसमें दिया गया है तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पाई साथ में है, आगे की संख्या नहीं दी गई है। नहीं तो हम उसको हल भी आगे पाई का मान रख करके कर सकते थे। चलिए प्रश्न 5वां देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। आयत का परिमाप माने चारों तरफ की हमें घेरा ज्ञात करना है। जब हमें आयत दिया गया ऐसी आकृति रहती लंबाई और चौड़ाई। तो ये लंबाई दी गई, ये चौड़ाई, ये 40 दी है, ये 30 दी है चौड़ाई, तो 40 इधर भी होगी 30 इधर भी होगी, है ना। तो 2 40 हो जाएंगी और 2 30, तो इसका सूत्र हो जाता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, और दोनों का हम गुणा कर दे तो 40 40 80 हो जाएगा, और 30 यहाँ का 60 हो जाएगा। तो इनको जोड़िए 8 से 14 140 मीटर। किसमें दी गई है? डी बी वाले ऑप्शन में 140 मीटर। क्षेत्रफल होता तो हम वर्ग में लिखते, क्योंकि इसको मीटर में लिखा जाएगा। परिमाप हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में ही लिखी जाएगी, इसको वर्ग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने वर्ग की माप यहाँ नहीं की है। चलिए आगे देखें। प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है। जिन बच्चों ने अभी प्रश्न में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके पेपर होने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी प्रत्येक वीडियो को प्ले करके देखिए। मात्र उतारना बस नहीं कि उतार लिए और फिर समझ में आ जाए तो नहीं समझ में आते, ठीक है। पहले उतार लें फिर वीडियो को प्ले करके समझ लें। प्रश्न 6वां, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें त्रिभुज दिया गया है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसमें ये लंब डालना पड़ता है। जो हमारा शीर्ष रहता है, यहाँ शीर्ष को शीर्ष माना जाएगा, ठीक है ना। और ये आधार 5 आधार होगा, और इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये भी दिया गया 3.2 मीटर सेंटीमीटर, और ये आधार 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये भी आपको याद रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार दिया है 5, ऊंचाई दी गई 3.2 सेंटीमीटर, यह ऊंचाई है। और इनका गुणा कर दीजिए तो यहाँ से 2 से इसको काट सकते, 2 एकम 2, और यहाँ 16 दूनी 32 हो जाए तो 1.6 ये आ जाएगा। अब 16 पंचे 80, 80 माने 8.0 यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग में लिखा जाएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में, ठीक। अब यहाँ देखें एक वृत्ताकार तस्तरी यानी प्लेट है। प्लेट तो कैसी रहती है? वृत्त के आकार की, यानी ऐसी गोल रहती है ना। तो इसको वृत्ताकार भी कहा जाता है। तो ये वृत्ताकार तस्तरी है, वृत्त के आकार की है। तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि, और जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है। परिधि का मतलब होता है उसके भी चारों तरफ की दूरी, यानी ऐसा हमारा तस्तरी होगी तो यहाँ से लेकर के ये पूरा घेरा, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो इसके परिधि का सूत्र भी होता है। इसको परिधि में 2 पाई आर, ये भी हमें याद रखना है। ये परिधि का सूत्र है परिमाप का, ठीक है ना। या परिधि का किसका? जो आकृतियां वृत्ताकार होती हैं उसकी परिमाप को हम क्या बोलते हैं वृत्त में? परिधि, ठीक। ये भी हमें याद रखना कि परिधि 2 पाई आर, ठीक। चलिए यहाँ लिख दिया हमने प्लेट की परिधि 2 पाई आर। 2 गुणित पाई का मान यहाँ रखना है 22/7, और आर का मान 14 दिया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इनका हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें,
प्रश्न 8, दी गई आकृति की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे व्रत रहते हैं। व्रत में हमारा ये हम व्रत बनाते हैं तो ये बीच में एक सेंटर आ जाता है जहाँ अपने प्रकाल को फैलाते हैं और फिर व्रत बना देते हैं। तो व्रत में ये सेंटर बिल्कुल मध्य में रहता है ये बिंदु। इस बिंदु से इस जो गोला है, इस गोले की जो यहाँ तक की दूरी, कोई भी दूरी यानी इसको परिधि तक की दूरी बोला जाता है। तो यहाँ से हम सीधा इतना खींच देते हैं, ये कहलाती है त्रिज्या। और इतनी और यदि यहाँ मिला देते हैं तो ये भी आर होगी, तो 2 आर बन जाएगी। आर ये और आर ये, 2 आर, इसको बोलते हैं व्यास। ये होता है व्यास। ठीक है ना, इस बात को आप समझिए कि ये आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या पूरा यहाँ से लेकर के, ए से लेकर के ये बी तक क्या कहलाएगा, व्यास। और व्यास कितना होता है, 2 आर। तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी, यानी 1 आर हो जाएगा व्यास, उसकी त्रिज्या। तो यहाँ आकृति है, दी गई है, वृत्ताकार है, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया, पूरा 24। 24 में 2 का भाग लगा दीजिए, आधी करना ना। वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2, 24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी ओ बी यह हमारी त्रिज्या आधी होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न है। और 9वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 है, यह वर्ग लगा हुआ है, 2 की घात लगी है। 2 की घात को क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोला जाता है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको बोला जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। और आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार दिया 7 और क्षेत्रफल दिया 28। चलिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था, आपने याद कर लिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार दिया गया 7, ऊंचाई निकालना है तो गुणित ऊंचाई हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख दीजिए, आधार के नीचे आधार, गुणित ऊंचाई के नीचे ऊंचाई। ठीक, अब ऊंचाई बराबर ये गुणांक है तो गुणांक कहाँ जाता है, बटे में। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो 7 28 के बटे आ जाएगा, क्योंकि गुणांक है, गुणांक बराबर में पक्षांतर में बटे में। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28। ऊंचाई कितनी निकल आई, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये निकल आएगा। चलिए प्रश्न 10वां समझिएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है कि प्रियांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक अर्ध वृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप भी किसी भी इस प्रकार से जो वृत्ताकार वस्तु रहती है उसको हम यदि हम 2 भागों में बांट देते हैं तो ऐसी आकृति बढ़ जाती है, ऐसी। और दूसरी भी इसी प्रकार से ऐसी आधी आधी हो जाएगी, है ना। तो ये आधी आधी हो जाती है ऐसी। तो वृत्ताकार इसका क्या निकालना, परिधि। तो ये आधा, यहाँ पे आधी परिधि और पूरा व्यास मिलके क्या बन जाएगा, प्लेट की पूरी परिधि या पूरा परिमाप, परिमाप बन जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये जो इसकी परिधि होती है, पूरी परिधि के बड़े बटे 2 कर दीजिए। तो 2 पाई आर के बटे 2 करेंगे तो बच जाएगा पाई आर। ठीक है, इसका मान निकालिए, पहले आधी परिधि निकाल लीजिए और फिर व्यास जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे त्रिज्या दी गई है, व्यास इसका दुगुना हम निकाल लेंगे। तो पहले आप पाई आर निकालिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 14। 22 में यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। 44 सेंटीमीटर आधी परिधि आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक व्यास निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप अर्ध परिधि धन व्यास, ये लिख दिया व्यास। तो ये त्रिज्या थी। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास। हम पहले बता चुके कि ये आधी, यहाँ से त्रिज्या आधा और करेंगे। त्रिज्या दी गई, आधी माप दी गई, तो इसको पूरा उतना और जोड़ देंगे। 14 में 14 और जोड़ दो, 28 हो जाएगा। या 14 में 2 का गुणा कर दो, तो 14 दूनी 28। तो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया, 14 गुणित 2 28 बन जाएगा। ये 28 हो गया। और 44 हमारी आधी परिधि ये आ चुकी है। तो अर्ध परिधि यानी 44 सेंटीमीटर और 28 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, आधे वृत्त का परिमाप इस प्रकार से हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न समझिएगा, प्रश्न क्रमांक 11। इसमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें यहाँ त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। पूरा जो है वृत्ताकार बगीचा है ऐसा, वृत्त के आकार का। और क्या दिया गया, व्यास दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी दी गई है ये। तो हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत है। तो व्यास की आधी होगी, ये दी गई 10.2, इसकी आधी करेंगे यानी 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने निकाल दिए। देखिए वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2, 10.2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 है तो 2 एकम
2, सीधा आ जाएगा 5.1 मीटर। मीटर में दिया तो मीटर लिखना, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखना है। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। ये अपन क्षेत्रफल का सूत्र पहले देख चुके हैं कि पाई आर का वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे, त्रिज्या 5.1 आ गई, 5.1 पर 2 की घात यानी वर्ग, इसका 2 बार गुणा करेंगे, 5.1 गुणित 5.1, इनका गुणा कर लीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए। यदि इसमें भाग जाता है तो पहले भाग भी लगा सकते हैं और इन सब का गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8174.57 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाएगा, ठीक। तो इनका सबका गुणा करिएगा और 7 से भाग लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। आगे जो प्रश्न दिया है, यहाँ प्रश्न 12 में दिया कि नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये देखिए ये, और प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये वर्ग है, नहीं वर्ग नहीं, ये आयत है। ये क्या है, आयत। इसमें लंबाई चौड़ाई दी गई, आयत 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज है, ठीक है ना, और ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें आधार दिया, इसमें ऊंचाई दी। तो इनका हमें क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है। तो हम यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे, किसका क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा, 4 गुणित 3 12 आ जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये आयत का पहली आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी आकृति त्रिभुज दी गई है, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। आधार दिया गया 5, ऊंचाई दी गई 3। चलिए 1/2, 5 गुणित 3, 5 3 15, 15/2, यानी इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें तीसरी आकृति समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में इसका क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है। ये आधार गुणित ऊंचाई ये लिख दिया, आधार दिया 3.5, ऊंचाई दी है 2.5, ठीक है ना। ये 2.5, ये आधार। तो इन दोनों का गुणा करना, 3.5 और 2.5 का गुणा करेंगे, 1 और 1 2 संख्याओं बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा इनमें अलग अलग गुणा कर लें आप। 3.5 में 2.5, 25 का पहाड़ा आता तो पढ़िए, नहीं तो 5 का पहले गुणा फिर 2 का गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों का गुणा कर लेना, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम किसका अधिक है। तो यह 12 वर्ग सेंटीमीटर जो हमारा आयत है, आयत का क्षेत्रफल अधिक, यानी पहली आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और इसका नाम है आयत। नंबर देखिए 1 2 3 दिया गया, तो पहली आकृति, ठीक है। यदि आपको नहीं पता कि कौन सी आकृति है तो पहली आकृति और इसका नाम है आयत। ये अलग अलग आकृतियां जो यहाँ दी गई हैं, इनके नाम भी पता होना चाहिए, तभी हम इनके क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे। प्रश्न 13 में देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि इस तार को द्वारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, अब इसका क्या बनाया, पहले वृत्त, अब इसका द्वारा वर्ग के आकार का मोड़ दिया, वर्ग बना दिया। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, कौन सी आकृति का अधिक क्षेत्रफल घेरती है, या वृत्त का या वर्ग का। तो इसमें वृत्त दिया गया, वर्ग दिया, कौन सी आकृति अधिक वर्ग अधिक घेरा करती है, यानी परिधि किसकी अधिक है, यह भी निकालना है। तार की लंबाई क्या दी गई है, तार की लंबाई जो होगी वह वृत्त की परिधि होगी, ठीक है ना। 44 वर्ग सेंटीमीटर तार के एक वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, वृत्त बना दिया, 44 है इसकी लंबाई दी गई है, ठीक है ना। तो लंबाई दी गई तार की 44, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है ना। तो अब यहाँ से r निकल आएगा, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, गुणित r, 2 गुणित 22/7 आ जाएगा, और यहाँ 22 दूनी 44 हो जाएगा, और बटे में 7 है ना। तो ये देखिए 7 का यहाँ त्रिज्या गुणा 44 में होगा, और 22 दूनी 44 से नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको काट दीजिए, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 7 आ जाएगा। r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या निकल आई, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो पाई आर का वर्ग होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग 22/7 गुणित 7 गुणित 7, एक 7 कट जाएंगे, और इसका 22 में 7 का गुणा कर दीजिए तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक जगह घेरता है, ये कब लिखना, यहाँ परिमाप निकालेंगे पहले। तार की लंबाई, परिमाप, वर्ग का परिमाप, तार की पूरी लंबाई यानी जितनी दी गई 44 सेंटीमीटर, तो वर्ग का जो परिमाप होगा 4 गुणित भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग कर दो, या 4 गुणित भुजा लिख दो। तो 4 गुणित भुजा में कितना आ जाएगा, भुजा निकालना है इसकी, तो भुजा बराबर 44/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 गेरम 44,
11 सेंटीमीटर जो वर्ग होगा उस वर्ग की एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है 11 गुणित 11, 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकला 154, ये निकल आया। अब दोनों में कौन अधिक है, ये 121 है, ये 154 है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त जो है वृत्त का क्षेत्रफल अधिक जगह घेरता है, या वृत्त का परिमाप अधिक है, इसलिए यह अधिक जगह घेरता है। ठीक है, चलिए यह हो जाएगा प्रश्न 13वां। आगे प्रश्न 14 समझिएगा इसको, यहाँ देखेंगे ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14। अब यहाँ प्रश्न 14 में दिया कि एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी को खोदता है, बिल्कुल सेंटर में, मध्य में है ना, केंद्र में। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि वह 1 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 1 किलो खाद की आवश्यकता है तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी होगी। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलो खाद, तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला फूलों की क्यारी उसने बनाई है। तो अब क्या है, यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या दी गई 7 सेंटीमीटर, क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का वर्ग। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया 7, 7 गुणे 7, एक 7 इस 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 सत्ते 154, 154 वर्ग मीटर। यह आ जाएगा उस क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए 1 वर्ग क्षेत्र के लिए कितनी 1 किलो खाद की आवश्यकता है। तो 154 वर्ग मीटर के लिए 154 किलो खाद की आवश्यकता होगी। तो अतः उसे 154 केजी खाद खरीदना, ये 154 किलो खाद खरीदना चाहिए, बस। ठीक है, इसको सीधा सीधा क्षेत्रफल निकाल के हम सीधा बता सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलो, तो 154 वर्ग मीटर के लिए 154 किलो खाद खरीदना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15वां में दिया गया है कि आप जो है अपने परिवेश में, परिवेश तो जानते हो जहाँ आप रहते हैं, आजू बाजू जो हमें एरिया दिखती है वो सब परिवेश कहलाता है। रहने वाले लोग हों चाहे खाली मैदान हो, वो सब परिवेश। अपने परिवेश में किन्हीं 5 वृत्ताकार वस्तुओं की त्रिज्या मापिए और एक धागे की सहायता से त्रिज्या के आधार पर व्यास एवं परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास भी ज्ञात करना है और परिधि भी ज्ञात करना है। परिधि और व्यास के अनुपात को भी ज्ञात कीजिए और निष्कर्ष बताइए। इस परिणाम के रूप में इसको यहाँ पे लिखिए कि क्या इनके परिणाम निकले, अनुपात में क्या परिणाम निकलते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि 5 वृत्ताकार वस्तुओं की त्रिज्या माप करके लिखें। 5 वृत्ताकार वस्तुएं तो हमने मान लेते हैं। तो R1 बराबर हमने मान लिया कि हमने 5 वस्तुएं ले ली, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है ना। तो R1 बराबर त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, दूसरी जो हमारी वस्तु है वृत्ताकार उसकी दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, R3 यानी तीसरे की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, चौथे की 7 और हमने पाँचवीं वस्तु की 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्रमशः हमने यह मान ली। ठीक है, अब हम इनका क्या किया करेंगे, व्यास ज्ञात करना। एक तो हमें व्यास ज्ञात करना, दूसरी परिधि ज्ञात करना, दोनों का अनुपात, अनुपात यानी व्यास बटे परिधि कर दीजिए। ठीक है, यह उसका अनुपात हो जाएगा। फिर देखना इसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो पहले व्यास ज्ञात कीजिए, यानी हम इसका दोगुना करेंगे, प्रत्येक का दोगुना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। 3 में 2 का गुणा, 5 में 2 का, 6 में 2 का, 7 में 2 का और 4 में 2 का। यहाँ देखिए व्यास ज्ञात कीजिए, सभी के व्यास मैंने ज्ञात किए। 2 गुणे 3 लिखा, 6, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। ये सभी के क्या निकल आए यहाँ पे, व्यास। अब परिधि निकालना, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ देखिए 2 पाई, यहाँ सभी की परिधि निकाल लिया, 2 पाई गुणित आर, 2 पाई गुणित आर, 2 पाई गुणित आर, 2 पाई गुणित आर। तो ये सभी परिधि निकल आएंगे। 3 दूनी 6 पाई, 5 दूनी 10 पाई, 6 दूनी 12 पाई, ठीक है ना, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 पाई। ये हम सबकी परिधि निकाल। अब इनका अनुपात तो 6 पाई बटे 6 यानी व्यास परिधि बटे व्यास, क्या निकालना है, परिधि बटे व्यास। तो 6 पाई बटे 6 करिएगा तो 6 पाई बटे 6, 6 6 कट जाएंगे, मिलेगा पाई। यहाँ पर भी 10 बटे 10 आ जाएगा तो 10 10 कट जाएंगे, मिलेगा पाई। 12 बटे 12 करेंगे तो यहाँ पर भी पाई मिलेगा, यहाँ पर भी पाई मिलेगा, सभी में पाई बच जाता है यदि हम इनके अनुपात निकालते हैं। तो चाहे वो हम कुछ भी इनकी त्रिज्या माने। ठीक, तो व्यास और हमें परिधि ये दोनों समान मिलते हैं, पाई इसमें बचता है। यही सभी में निष्कर्ष निकलता है कि
परिधि और व्यास का अनुपात बिल्कुल कैसा है, समान है। ये हमने परिणाम निकाला। ठीक, चलिए ये था प्रश्न 15वां। ये प्रश्न 15वां, इतने में आपको लिखना भी है और पूरा अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो 1 से 15 तक के जो प्रश्न दिए गए थे इस अध्याय में आपने समझ लिए। नहीं समझे हैं तो वीडियो को प्ले करके पूरे प्रश्नों को 2-2 3-3 बार वीडियो को प्ले करके समझिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे जो अध्याय दिए गए हैं उनको समझना चाहते हैं तो निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे कि आप तक वीडियो पहुंचे। और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है, क्योंकि आप लोग देखिए लाइक का चिन्ह बना, थंब का एक अंगूठा ऐसा दिखा रहा, इसको आपको क्या करना है, टच कर देना है, इसको क्लिक कर लेना है। तो ये वीडियो लाइक हो जाती है, हमें भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। और आपको जैसे वीडियो पसंद आती है तो मैं जैसे ही बना करके देता हूँ आपके चैनल तक आपको पहुँचेगी और आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। आप उससे आगे के अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए वीडियो को यहाँ पे लाइक करिएगा। ठीक, लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।